बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। जुमे का बाबरकत दिन है और सबसे पहले तो आप सबको जुमा मुबारक। आज के दिन खुसूसी इबादत का एहतमाम ज़रूर कीजिए और ये मैं हर जुमे को आपको रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारी बरकतें मिल जाती हैं और सम टाइम हम इन्हें छोटी चीज़ें समझ के ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो लिहाजा इन छोटी चीज़ों पर अगर हम नज़रसानी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी बेहतर हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या होगा, एज़ यूजुअल शहर की खबरें डिस्कस करेंगे जिसमें आपके मसाइल हमारी तरजीहात होते हैं, आपकी परेशानियां हमारी तरजीहात होती हैं, महंगाई जिससे आप परेशान हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं या नहीं ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ताजिर परेशान हैं तो क्यों परेशान हैं, अवाम की परेशानियां कहां कहां हैं, उनको किसने हल करना है, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका बजट मेंटेन करेंगे, आपको बताएंगे सब्जियों की कीमतें क्या हैं, सेल्स प्रमोशन क्या है और फिर ये सब बताने के बाद किचन में क्या बन रहा है ये भी आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में आगे चल के। फिलहाल जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी तो मौसम की सूरत हाल ये है कि कभी बादल तो कभी धूप, ये सिलसिला हम देख रहे हैं पिछले एक दो दिन से चल रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही जबकि बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जाता है। तो अब क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, जुनैद की तरफ जाएंगे। जी जुनैद। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबरआलूद रहने की वजह से शहर में बारिश भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर हो सकती है। और अगर आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और अगर सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड जो किया गया है महकमे मौसमियात की जानिब से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया और अगर हवाओं में नमी का तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है वो 72% रिकॉर्ड किया गया और शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 62% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज हवाएं जो हैं वो 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है आज शहर में चलती रहेंगी, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो शहरियों को कम महसूस होगी और आज बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज़ भी शहर में मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने की वजह से बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की क्या है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले खबर है जी, जुमा हफ्ता इतवार बड़ी ईद पर 3 छुट्टियां। हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ, ताजिरों का 18 जुलाई से एहतजाज का ऐलान। वजीर आला की ख्वाहिश पर महकमा कोऑपरेटिव की हुकूमती खजाने में 6 अरब मुंतकिल करने की तैयारियां। और अगली खबर हमारे पास है जी, गुलबर्ग झगड़े में मुलव्विस खातून की जमानत हो गई है। ये हैं हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले खबर की तरफ अगर जाएं तो ईद की छुट्टियों का ऐलान जब कभी भी होता था ना, हमेशा आपके लिए बहुत खुशी होती थी। ईद पे इतनी छुट्टियां आ रही हैं, ईद की हम प्लानिंग करना शुरू हो जाते थे। बिल्कुल तो ये अब ऐलान फीका नहीं लग रहा कुछ? ऑब्वियसली जी, जो वबा चल रही है और उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें जो हैं ये किसी हद तक ज़रूरी भी है और जिसका इदराक जो है वो हुकूमत तो कर रही है। अब शहरी जो है वो खुद भी इस चीज़ को सोच रहे हैं, बड़ा सीरियस जो है। यानी आप 3 छुट्टियों के हक में? देखिए जी, 3 छुट्टियों के हक में नहीं हूँ मैं, तो वबा के खात्मे के लिए मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द ये वबा जो है ये हमारे इस शहर से, हमारे सूबे से, हमारे इस मुल्क से इसका खात्मा हो और मामूलात ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक। बिल्कुल, अगर ये इस ज़मीन में फैसला किया गया है कि कोरोना की सूरत हाल है तो लोगों को महदूद हमने रखना है, इसलिए ईद पर 3 छुट्टियां दी जाएंगी, तो ऑब्वियसली ये फैसला बहुत अच्छा किया गया है। तो कुछ इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं जी। फैसला कोरोना वायरस की रोकथाम और SOPs पर अमल दरामद के लिए किया गया है। दूसरे शहरों और देहात के लिए सफर की हौसला शिकनी की जाएगी। अब वो लोग जो कि परेशान थे कि जी बड़ी ईद पर तो एक्चुअली ऐसा होता है कि आप अपने रिश्तेदारों के घर आते जाते हैं, एक हमारी रिवायत है लाहौरियों की, आप पकवान बनाते हैं और फिर बड़ी ईद है स्पेशल, आपको पता है बारबेक्यू वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दफ़ा ये चीज़ें महदूद इसलिए कर दी गई हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3 छुट्टियाँ ईद पर मिलेंगी और वो 3 दिन आपके वो लोग जो कि कुर्बानी की
सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ होते हैं, क्योंकि पहले दिन तो कसाब मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो 3 दिन आपके गुजर जाने हैं घर में कुर्बानी करते हुए। देखिए जी, बिल्कुल छोटी ईद के बारे में बात करें तो बचपन से ही छोटी ईद के बारे में यही मशहूर है कि ये मीठी ईद, सेवइयों वाली और केक वाली ईद जो है वो कहलाई जाती है, जबकि जो बड़ी ईद होती है वो हमेशा गोश्त वाली और दावतों वाली ईद जो है वो कहलाई जाती है। हुकूमत ने देखें ईद उल फितर पे जो उन्होंने किया और जो SOPs हुकूमत ने या जो डिसीजन जो है वो हुकूमत ने लिए थे ईद उल फितर पे, उसका खमियाजा बिल्कुल ऐसे उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो पहले ही कह रही थी कि जिस माह में ईद उल फितर थी उससे 1 माह पहले गवर्नमेंट कह रही थी कि ईद के करीब हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे और केसेस जो हैं वो हज़ारों की तादाद में चले जाएंगे। और वही हुआ कि जो सैकड़ों केसेस थे ईद के पास आके हुकूमत ने जो है वो तमाम तर मार्केटें, बाज़ार खोल दिए और लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कौम तो वैसे ही घूमने फिरने की शेर है और आपने भी रश देखा कि कैसे मार्केटों में रश जो है वो बड़ा, कहीं पर SOPs जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था और लोग जो है ना ही समाजी फासला बरकरार रख रहे थे, ना ही मास्क जो है या सैनिटाइज़र जो है उसकी पाबंदी की जा रही थी। तो जो सूरत हाल वो हुई कि ईद के बाद जो है वो हज़ारों केसेस आए और अमवात जो है उसकी शरह में भी इजाफा हुआ। तो उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो इस मरतबा 3 छुट्टियां जो है वो देने का फैसला किया है। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा इब्हाम है कि पता नहीं गवर्नमेंट, देखें ईद सोचा यही जा रहा है कि जुमे की ईद होगी और उसके बाद हफ्ता इतवार की तो वैसे सरकारी छुट्टी होती है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो सिर्फ 1 छुट्टी का होगा या 3 होगा। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो 3 छुट्टियों का ही क्रेडिट जो है वो अपने ऊपर लेगी कि हमने जी 3 छुट्टियां ली हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट जो है वो 1 छुट्टी ही रखेगी जो सूरत हाल है। और इसमें देखें ऑब्वियसली कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उसकी रोकथाम के लिए और SOPs के मद्देनज़र ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। अब गवर्नमेंट जो है वो जो कर रही है वो तो सबके सामने है कि गवर्नमेंट किस हद तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, एक अलहदा सब्जेक्ट है। बात यहाँ करेंगे लोगों की कि अवाम जो है वो एटलीस्ट वो भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। और मुझे तो डर लग रहा है कि इस मरतबा ना ईद पे कुर्बानी जो है सुन्नत इब्राहिमी वो भी मेरे ख्याल से महदूद हो जाएगी। लोग जो है वो इस वायरस से डरे इतना हुए हैं कि शायद कुर्बानी की शरह जो है वो इस मरतबा कम नजर आएगी। और आप देख ले कि मंडियां जो है जो पहले शहर के अंदर लगती थी उनकी भी जो सूरत हाल नजर आ रही है वो भी उस तरह नहीं सजेंगी या नहीं लगेंगी। आजकल दिन चल रहे इस पे तो हमें जगह जगह शहर में जानवर भी नजर आना शुरू हो जाते थे। दूसरी चीज, लोगों की कुव्वत खरीद भी अब मेरे ख्याल से मुकम्मल तौर पर तो नहीं खत्म हुई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल से अब इस लेवल तक आ पहुंचे हैं कि जो कोई 4 बकरों की कुर्बानी करता था, 2 की करता था, वो मेरे ख्याल से 1 देखो जी, कारोबार की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। पहले तो महंगाई जो है उसने तो बिल्कुल पीस के रखा हुआ था, फिर माशी सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसियाँ जो हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो माशी तौर पे बदहाल हो रहा है। उसके बाद कोरोना जो है ये अज़ाब इलाही जो है, मैं तो इसे अज़ाब इलाही कहूँगा कि कोरोना जो है वो आया रही से कसर जो है वो इसने पूरी कर दी। तो गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी जो है वो ऐसी नहीं है कि कुछ बेहतरी की उम्मीद जो है वो नज़र आ सके। चलिए, इस फैसले से कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है और अल्लाह करे हालात बेहतर ही रहे। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करने चाहूँगी, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि लोग जाते हैं अपने आबाई इलाकों को और 1-2 दिन पहले ही जाना शुरू कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट पर रश से बचिए, इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब ट्रांसपोर्ट का रश आपने कम करना है, इंतजामिया को आपने हिदायत जारी कर दी है। ये बहुत मुश्किल टास्क है क्योंकि बस अड्डों पर हम ये चीज देखते हैं कि धड़ाधड़ उन्होंने सवारियां बिठा लेते हैं, ओवर चार्जिंग भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम पैसे कमा लें। कैसे इंश्योर किया जाएगा? ये इंश्योर की बात करें, मुझे तो नजर आ रहा है कि हमारे वही दिन आगे हैं कि हम ट्रांसपोर्टर का एहतजाज जो है वो गर्मी में कवर करेंगे। ईद के करीब ही जो जब SOPs की बात आई तो गवर्नमेंट ने जो है वो ये कर दिया कि आप मखसूस नशिस्तें जो हैं वो महदूद कर दी गई कि आप एक सीट छोड़ के एक जो मुसाफिर है उसको आप स्पेस देंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टर ने जो है वो ऐसा ना किया, चूँकि वो उनका मुतालबा था कि किराए जो है वो बढ़ाए जाए और यहाँ हमें भी कुछ सब्सिडी जो है वो दी जाए। सब्सिडी तो अल्लाह के हुक्म से पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया और ट्रांसपोर्टर जो है वो आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ को मानेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस वबा से सबको मिल के लड़ना है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, शहरी नहीं, बाकी जो इदारे हैं, बाकी जो एसोसिएशंस हैं, उनको भी अपना किरदार जो है वो अदा करने की जरूरत है। 3 दिन की बात है, 3 दिन की बात, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ऐसे ही शहरियों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जहां कहीं पर आपको नजर आ रहा है कि जिन SOPs की बात की जाती है, ट्रांसपोर्ट पे सफर करना ऑब्वियसली आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर्स इस चीज का ख्याल नहीं रख रहे तो खुदारा आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जहां कहीं पे भी आपको रश नजर आ रहा है,
आप उस बस में मत जाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर जिन चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है कि मास्क वगैरह पहने, डिस्टेंस रखें, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तभी आप महफूज रह सकेंगे और ईद जैसे खूबसूरत त्यौहार, खुशियों भरे त्यौहार आप अच्छे तरीके से मना भी सकेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे ताजिरों की जो कि एक बार फिर से मैदान में आ गए हैं। अब ऐसा क्या हुआ, जानिए ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और ताजिर ये कहते हैं कि हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ। अब ऐसा क्या है कि हॉर्न बजा के आपने हुक्मरानों को जगाना है? आपके तो पहले भी मुतालिबात थे जो कि हुकूमत ने माने और फिर अब ऐलान ये किया जा रहा है कि 18 जुलाई से एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत तहरीक नाकाम बनाने के लिए ताजिर मुतहर्रिक हो गए हैं। क्या कहेंगे इमरान भाई, अब इनके क्या मुतालिबात हैं? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एहतजाज जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। जो मतलब हम ये तहरीक को देख रहे हैं अभी के 18 जुलाई को तमाम तर ताजर जो हैं वो जाएंगे इस्लामाबाद और जो ताजरों का मुतालबा है मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। उन्होंने यही आवाज़ बुलंद की है। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की माशी पॉलिसियाँ जो हैं वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरा, कोरोना वायरस में जो हुकूमती हिकमत अमली थी कारोबार को लेके वो भी इंतहाई मायूस कुन रही। और उसके बाद तीसरी जो बात ताजरों की जानिब से की जा रही थी ना, वो ये की जा रही थी कि हुकूमत ने ठीक है कारोबार बंद कर दिए, कुछ नई माशी पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन उसमें जो ऐलान किया था कि ताजरों को जो है वो कुछ कर्जे दिए जाएंगे या हेल्प आउट जो है वो किया जाएगा, वो भी नहीं किया जा सका। नॉर्मली हम बाकी ममालिक देखें जो तरक्की याफ्ता हैं या हालांकि तरक्की पजीर ममालिक में भी ये होता है कि जब भी हुकूमत कोई कारोबार बंद करवाती है, फोर्सफुली बंद करवाए जाते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है बंद करवाए जाते हैं, तो फिर कुछ ऑल्टरनेट चीजें जो हैं वो दी जाती हैं ताजरों को, जिससे फैसिलिटेट किया जाता है ना ताकि उनके मसाइल भी हल हो जाए, ताकि वो माशी तौर पे बदहाल जो है वो ना हो। हुकूमत की जानिब से, हमारी हुकूमत की जानिब से बाकी ऐलानात की तरह ये भी ऐलान तो किया गया कि हम ताजरों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनका कारोबार जो है वो बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो है वो की ना जा सकी। आप ये देखें कि 4 माह से बेशतर लोग, हाँ हम भी रोज़ाना देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे 4-4 माह से किराए जो हैं वो अदा नहीं कर पाए और जितनी उनके पास रास मौजूद थी वो भी ख़त्म हो चुकी। तो अब लोग जो हैं वो एहतजाज तो करेंगे। अब 18 जुलाई को इन ताजरों ने फैसला किया है कि ये वज़ीर आज़म हाउस जो है इस्लामाबाद का रुख करेंगे, लेकिन गाड़ियों से बाहर नहीं निकलेंगे। इनका प्लान यही है कि कोई 300 से 400 गाड़ियाँ जो हैं वो लेकर इस्लामाबाद जाया जाए और इस्लामाबाद जाकर वज़ीर आज़म हाउस के सामने गाड़ी में बैठ के एहतजाज किया जाए। और इस एहतजाज में ताजरों की जानिब से कोरोना SOPs को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है कि हर गाड़ी में डिसीजन अभी तक ये लिया गया है कि हर गाड़ी में 3 ताजिर जो हैं वो होंगे जो इस्लामाबाद जाकर वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जाकर वहाँ पर हॉर्न बजा के अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो वज़ीर आज़म को वहीं पर दिया जाएगा और उसके बाद ये लोग जो है वो वापस आ जाएंगे। और अगर उस चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद हुकूमत करती है तो फिर इनका एहतजाज जो है वो ख़त्म होने की उम्मीद है। अदरवाइज इस एहतजाज का दायरेकार जो है वो बढ़ाने का भी कहा जा रहा है। खैर अब ये तो पता चलेगा जब एहतजाज होगा, उसके बाद क्या एहतजाज पे जो है वो रद्द-ए-अमल देखा जाता है हुकूमत की जानिब से। अगली खबर की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला की ख्वाहिश पर महकमा कोऑपरेटिव सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का 6 अरब पंजाब हुकूमत को मुंतकिल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी होगा। क्या कहेंगे इमरान? देखिए जी, लिक्विडेशन बोर्ड है इस डिपार्टमेंट का, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, महकमा सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का, जिसके पास मुख्तलिफ सोसाइटियाँ जब ख़त्म की जाती हैं तो उनके पैसे जो हैं वो इनके पास पड़े होते हैं। सो ये फ़ंड्स तो पड़े हुए थे और गवर्नमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले देख रही है कि हम कहाँ से पैसा जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। पहले तो लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है, अब सरकारी महकमों को देखा जा रहा है कि कहाँ से किस किस डिपार्टमेंट के पास कितने कितने पैसे पड़े हुए हैं, उसको जो है वो लिया जाएगा। लेकिन इस रकम को हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर कानून साजी जो है वो की जानी थी। चूँकि अब असम्बली सेशंस जो हैं वो नहीं हो रहे, सो इसकी मंजूरी जो है वो गवर्नर पंजाब से स्पेशली तौर पर ली जाएगी और ये सिर्फ इस महकमे के लिए नहीं ली जाएगी। जब ये कानून बन जाएगा तो दीगर जो सरकारी महकमे हैं
और जिनकी रकम मुंतकिल करने के लिए बाकायदा तौर पर असम्बली की इजाज़त जो है वो ज़रूरी होती थी, वो अब उस चीज़ की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी, चूँकि एक नया कानून जो है वो आ जाएगा तो फिर हुकूमत जब चाहे किसी भी महकमे से रकम जो है वो कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर सकेगी। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर ये 6 अरब रुपए गवर्नमेंट किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ लगाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर सिर्फ कोरोना के हवाले से बात की जाए कि कोरोना पे ही लगाना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको बाहर से फंडिंग भी आ रही है और जो अब की सूरत हाल है वो भी नजर आ रही है। मामलात ऐसे हैं, हमारे तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है, सेहत तालीम की सूरत हाल तो बिल्कुल सामने है, सरकारी स्कूलों की हालत आप देख लें। महंगी चीजें जो है वो सस्ती नहीं करा पा रहे हैं, तो अवामी मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। इसी से जुड़ी एक खबर डिस्कस कर लेते हैं। सीएम साहब ये कह रहे हैं कि जी 24 घंटे की उन्होंने डेडलाइन दे दी है और महंगा आटा बेचने वालों को माफी नहीं मिलेगी। ये 2-3 दिन से सीएम साहब की यही स्टेटमेंट मैं देख रही हूँ कि हुक्म दे दिया जाता है कि जिन लोगों ने महंगा आटा बेचा, महंगी चीनी बेची, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे ये क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट नजर आती कि सीएम साहब ने नोटिस ले लिया है, आज इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, ऐसी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं है हमारे पास? ना बात आप फिर वही स्टेटमेंट के हवाले से कर रही हैं। स्टेटमेंट से थोड़ा बाहर निकलें तो वज़ीर आला साहब का जो ये बयान है ये कल से सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है और जो इनका बयान चल रहा है कि महंगा आटा बेचने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। लोग जो हैं वो कमेंट पता क्या कर रहे हैं, लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि महंगाई ख़त्म ना करने वालों को हम आइंदा इलेक्शन में माफ़ी नहीं देंगे। मतलब ये वो खुला ऐलान कर रहे हैं कि महंगाई के खात्मे के लिए इस गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो अवाम कुछ नहीं किया। इनकी पॉलिसी है इसी तरह से देगी ना। ऑब्वियसली अवाम क्या कर सकती है बेचारे, जब आपने उनसे टैक्सेस लेने होते हैं, जब आपने उनसे पैसा हथियाना होता है तो आप बिलों की बद में ले लेते हैं, गैस के नर्ख बढ़ा देते हैं, फिर आप पानी के नर्ख बढ़ा देते हैं, फिर टैक्सेस में इजाफा कर देते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, चीनी आटा कुछ भी खरीदना है उस पर जो टैक्स लगा होगा वो गरीब आदमी ने तो पे करना ही करना है। लेकिन जब बात आती है गरीब आदमी को हकूक देने की, गरीब आदमी को सहूलियात देने की, तो फिर इस हुकूमत के हाथ पांव में मेरे ख्याल से इनके हाथ पांव भी नहीं फूलते। ये तो देखते ही नहीं है नीचे, ये देखते नहीं है कि अवाम का, बस ये ऐलान ये कर देते हैं जी और तशहीर ये करना शुरू कर देते हैं कि जी हमने वो वज़ीर आज़म का जो रिलीफ पैकेज है उसके तहत हमने 12,000 रुपया महीना जो है वो खानदानों को जारी कर रहे हैं, जो मजदूर तबका है। भाई आप 12,000 में आप क्या कह रहे हैं? आप वो भी सिर्फ खबरों की ज़ीनत ही होता है, वो भी आप देख लें इक्का दुक्का लोग उससे मुस्तफिद हो सकते हैं। और फिर क्या ही अच्छा होता कि 2 सालों में ये रोजगार के मौके जो है वो पैदा करते, ठीक है, महंगाई की शरह जो है वो नीचे ले आते, कम कर लेते, तो मेरे ख्याल से लोगों का मेयार जिंदगी जो है वो बढ़ जाता। अब इस तरह से लोगों को इमदाद देनी ही ना पड़ती। बिल्कुल ऐसे अब लोग जो हैं लोगों को साबका हुकूमतों की तरह इस हुकूमत ने भी लोगों को, अवाम को रोटी, 2 वक्त की रोटी के पीछे लगाया हुआ है। और जो बेचारा अपने खानदानों का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने का सोच रहा है, वो बेचारा उससे बड़ी सोच क्या रख सकेगा? नहीं रख सकेगा। तो ये भी एक प्लानिंग होती है कि अवाम को वहां तक रखो कि इनको अपनी पड़ी रहे, ये बाकी मामलात की तरफ देखें। एक्चुअली आपने सही कहा, ये सब चीजें प्लानिंग करके की जाती हैं। अब अगर थोड़ा सा आगे चलें तो आपको नजर आ रहा है कि ईद कुर्बान करीब आ रही है, तो आपकी सब्जियां जो कि बेसिक सब्जियां हैं और हर खाने में इस्तेमाल होती हैं, हर रोज ये चीज डिस्कस करने का मकसद ये है कि जिनकी ये जिम्मेदारी है खुदारा उनको ये खबरें नजर आ जाए, उनको हम जगा दे किसी तरह से कि ये माफिया जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं, जिसका हुकूमत जिक्र करती है, जिसने कंट्रोल करना है, वो कहां पर है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये अब महंगा होता चला जा रहा है, हर रोज आपको कीमत में 5, 10, 15 रुपए इजाफा। और जब ईद कुर्बान करीब आ जाएगी, ऑब्वियसली अब दिन जो है वो करीब आते चले जा रहे हैं, तो ये चीजें आवाम की पहुंच से बाहर हो जाएंगी, यानी लोगों ने जो ईद पर अच्छा खाना खाना है वो भी उनके लिए मुश्किल बनाया जा रहा है। देखिए ना, मैं बदकिस्मती से यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे माशरे में चाहे कोई कौमी त्यौहार हो या मजहबी त्यौहार हो, उस पर ग्राम फरोशी जो है वो अरूज पर होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत जो है वो भी बेबस नजर आती है, मैं तो हिस्सेदार कहूंगी, आप बेबस नहीं, हिस्सेदार नजर आती है। बिल्कुल ऐसे आपने 100% बात ठीक कही। और फिर होगा पता क्या, गवर्नमेंट पता कैसे बरी जिम्मा होगी, गवर्नमेंट ये करेगी कि ईद पे जी हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, हालांकि वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं होते, वो उनके ड्राइवर होते हैं, वो उनका निचला तबका होता है, वो इनके निचले अहलकार होते हैं जो आधे जुर्माने
गवर्नमेंट के कौमी खजाने में जमा करवाएंगे और आधे जुर्माने अपनी जेब में जो है वो डालेंगे। ऐसी कई चीजें सामने आ चुकी हैं, कई ऐसी वीडियोस जो है वो भी सामने आ चुकी हैं। शहरियों के तासुरात जो हैं वो भी हम ऑन एयर कर चुके हैं। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि जी हम ये गलत बात कर रहे हैं, तो आज भी आप बाहर निकलें, किसी भी गली मोहल्ले में जाके किसी भी सब्जी फरोश से अपना कार्ड उतार कर वैसे आप बात करें, वो आपको बताएगा कि जी कौन कौन लोग आते हैं और कौन कौन कितने कितने पैसे जो हैं वो रेडी वाले को नहीं छोड़ा जाता। सो यहाँ बात की जाए, आप देखिएगा बड़ी ईद जो जब आएगी ईद उल अज़हा, तो उसके करीब आप देखिएगा ये चीजें तो महंगी होनी ही हैं। और लोग रमजान मुबारक को नहीं छोड़ते। रमजान मुबारक में जिसमें बाकी ममालिक में जब भी रमजान आता है तब चीजें जो है वो कम कर दी जाती हैं कि चलो मुसलमानों को जो है वो सहूलत देने के लिए हम चीजें लेकिन यहाँ पे जो है और यहाँ पे डबल से ट्रिपल माफिया जो है वो हो जाता है। सरकारी नेफनामे हैं, सरकारी नेफनामे हैं, वो सिर्फ कागजों की हद तक महदूद रहते हैं। उस पे कितना अमल दरामद होता है वो हर रोज हम हसन का बीपर करते हैं और बताते हैं कि सरकारी नेफनामे पर किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है। ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन इमरान भाई मुझे ये बताएगा, ये फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं और सेल पॉइंट ये कायम किए गए हैं और सीनियर वजीर अब्दुल अली साहब कह रहे हैं कि शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी, इसका कोई फायदा होगा? देखिए जी, सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान के हवाले से बात करें, उनके लिए तो ये पोस्ट जो है ये एक चैलेंज है, क्योंकि इस वजारत पे पहले एक वजीर जो है वो कुर्बान हो चुके हैं। अब इन्होंने तो हर सूरत हाल हर चीज को देखते हुए कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है जिसमें सूरत हाल जो है वो बेहतर नजर आए। बात करें कि गवर्नमेंट ने रेट जो है वो 860 रुपए निकाला है। अब मुझे नहीं लगता कि अभी फिल वक्त गवर्नमेंट के पास गंदम भी है, फ्लोर मिलों को गंदम भी जा रही है, और 860 रुपए का जो रेट रखा गया है वो मेरे ख्याल से बहस तो ये हो गई कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पहले गवर्नमेंट ने जो है वो 790 रुपए की फेयर प्राइस शॉप्स पे आटा जो है वो दस्तयाब था लोगों को, लेकिन अब जो है वो 860 रुपए का जो सरकारी रेट निकाला है उस पे अभी तक तो मिल रहा है और मेरे ख्याल से ये कुछ अर्सा मिलता रहेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट जो है उसके पास थोड़ा सा आगे जाके सीजन में देखेंगे, जब गवर्नमेंट जो है वो गंदम थोड़ी आदी हो जाएगी या मिलों को नहीं जारी करेगी या एक्सपोर्ट करना ये शुरू कर देंगे, तो फिर शायद सूरत हाल जो है वो यहाँ पर जो है वो आपको खराब नजर आएगी। चलें, कहीं ना कहीं तो शहरियों के लिए कुछ बेहतरी का हम देख रहे हैं कि कुछ किया जा रहा है। ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं, सेल पॉइंट है जो कि कायम किए गए हैं और इस पर यह कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर कोई शिकायत मिली तो इस पर कार्रवाई भी होगी। तो अब ये वक्त बताएगा शिकायत कब मिलती है, कार्रवाई कब होती है। हम भी सब लोग यहाँ पर ही हैं ये सब चीज़ें देखने के लिए। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे कल जो हमने वाकया डिस्कस किया गुलबर्ग के इलाके में खातून ने ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीजी की थी। खातून तो अपने घर को चले गई है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जान ली और अगली खबर हमारी टॉप स्टोरीज में जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। गुलबर्ग झगड़े में मुलविस खातून की जमानत और वार्डन्स डीएसपी की मंजूरी के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं करा सकेंगे। इस वाक़े के बाद ये अहकामात जारी किए गए हैं। क्या कहेंगे इमरान भाई, ये जो अहकामात जारी किए गए हैं इस वाक़े के बाद, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, अगर इस कल के वाक़े के हवाले से बात करें तो वाकई बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और इसमें जो वीडियो मंजर आम पर आई जो कि ना खातून की तरफ से बनाई जा रही थी ना वार्डन की तरफ से बनाई जा रही थी, वो एक थर्ड पर्सन की तरफ से जो है वो बनाई जा रही थी और जो इतलात थी वो उसमें यही नज़र आ रहा था कि वायरलेस जो है उस खातून की जानिब से छीना गया और तज़हीक आमेज़ रवैया जो है वो फ़िलहाल खातून की तरफ से जो है वो नज़र आ रहा था। और सुनने में ये भी आया था कि उस खातून ने ट्रैफिक वार्डन पे हाथ भी उठाया और जो लैंग्वेज वो खातून यूज़ कर रही थी वो भी नाकाबिले बयान, हाँ बिल्कुल वो नाकाबिले बयान थी। मैं बात यही करना चाह रहा था कि कानून को हाथ में जो है वो किसी सूरत भी नहीं लेना चाहिए और वो खातून है कि आपके वो लोग जो कि सोसाइटी में अच्छा मकाम रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जिनको दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहिए, अगर वो इस तरह का रवैया रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग जिनको आप कहते हैं कि जी ये लोग अनपढ़ हैं, तो फिर उन लोगों से तो ये तवक्को ही नहीं की जा सकती ना। देखिए ना, ट्रैफिक वार्डन के हवाले से हम बात करें तो जो ट्रैफिक वार्डन है उन ज़्यादातर ट्रैफिक वार्डन जो है उनका रवैया बहुत बेहतर नज़र आता है। वो चाहे आप सिग्नल की खिलाफ वर्जी करें या सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी करें, वो आपको बड़े प्यार से बुला के आपका चालान जो है वो करते हैं, ठीक है, और बड़ी तमीज़ से बात जो है वो करते हैं। अब कल वाले वाक़े को देखें तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि उस खातून की जानिब से जो सूरत हाल वहाँ पर अपनाई जा रही थी और उसके बाद वो जिस किस्म की धमकियाँ वो खातून दे रही थी और हुआ वही कि उसकी ज़मानत जो है वो हो गई और उसके बाद
क्या होगा, क्या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी जो है वो हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि लोग जो हैं वो कानून को अपने हाथों में ना लें। बिलाशुबा कल भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि हम अपने रवैयों पर गौर करें, कम से कम उन लोगों का ख्याल करें जो धूप बारिश हर तरह के मौसम की परवाह किए बगैर, इन लोगों की भी फैमिलीज हैं, इन लोगों ने भी वबाओं से बचना है, मौसम की सख्तियों से बचना है। तो अगर हमारे रवैये इन लोगों के साथ इस तरह के होंगे बजाय इनके कि हम इन्हें अप्रिशिएट करें, तो ये बहुत अफसोस की बात है। जिम्मेदार शहरी होने का हमें सबूत देना चाहिए। देखिए ना, कोई भी वार्डन जो है मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी बदतमीजी जो है वो तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसके साथ बदतमीजी जो है वो नहीं करेंगे। और जब आप कोई ऐसी सूरत हाल अपनाते हैं जैसे कि अब मंजर आम पर आई है, और उस वक़्त कहा भी ये जा रहा था कि एक बाअसर खातून है जिसने ये सारा कुछ किया है और कुछ भी उसका जो है वो नहीं हो सकता। और वही सूरत हाल इमरान भाई, हमारा अलमिया ये है कि ये असर और रसूख जो है हमारा, जो हम हर जगह इस्तेमाल करके लोगों का इस्तेहसाल कर देते हैं, इसी वजह से हमारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए, तभी इंसाफ का बोलबाला होगा, तभी हम अपने साथ साथ दूसरों के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। अगली खबर की तरफ जाते हैं। अगली खबर, शहर में कोरोना की सूरत हाल और शहर के 7 हॉटस्पॉट एरिया सील। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 743 है और केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हुकूमत तो यही कह रही है कि हमने जितने भी एरियाज़ को पहले सील किया था, एरियाज़ को सील करने से केसेस जो हैं वो कम हुए हैं, मरीज़ों की तादाद जो है वो कंट्रोल हो गई थी, रुक गई थी। सो दैट्स वाई ये दोबारा से 7 एरियाज़ जो हैं उनको सील किया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट की जानिब से अदाद शुमार दिए जा रहे हैं वो यही है कि कोरोना से जो अमवात की मजमूई तादाद है वो 743 अब तक जो है वो हो चुकी है। और चूँकि ईद की भी अब आमद है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है कि जिन लोगों में भी अभी ये वायरस पाया जा रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। चूँकि ईद आएगी, लोगों ने मिलना है, जुलना है, मार्केट में जाना है, ऑब्वियसली लोग शॉपिंग जो है वो तो करेंगे, लोग ज़रूरत है, ईद और है, अपने रिश्तेदारों के घर भी जाएंगे, जी जाना है और ख़रीदारी भी करेंगे, चाहे वो मवेशियों के हवाले से करें या आप अपने पहनने ओढ़ने के हवाले से करें। और फिर तो ये अगर त्योहार ऐसा ना कि जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है उन्होंने गोश्त की तकसीम के लिए हर जगह जाना है, अपने रिश्तेदारों के घर भी जाना है, अपने गली मोहल्ले में भी गोश्त की तकसीम करनी है, तो आपका वो जो एक डिस्टेंस मेंटेन करने वाली सब्जेक्ट है ना, वो तो कहीं नजर ही नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझें। और जिन एरियाज़ को सील किया जा रहा है, ऑब्वियसली वो इसीलिए सील किया जा रहा है कि उन एरियाज़ में मरीज़ों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आई है और अभी भी केसेस जो हैं वहाँ पर मौजूद है। दैट्स वाई गवर्नमेंट जो है इन एरियाज़ को सील कर रही है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कर भी कुछ नहीं सकेगी, चूँकि ठीक है अस्पतालों में जो इलाज मुआवजे की सहूलियात कोरोना के हवाले से दी जा रही है, जो आइसोलेशन वार्ड हैं उनमें जो इलाज मुआवजा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, और इसके साथ साथ एरियाज़ को भी सील किया जा रहा है। चूँकि इसकी वैक्सीनेशन तो अभी नहीं है, खुदा अल्लाह करे कि इसकी वैक्सीनेशन जो है वो जल्द अज जल्द आ जाए, तो तब तक लोगों को जो है वो भी हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। एरिया जो सील किया जा रहा है इसको आप अच्छी ऑप्शन करार दे रहे हैं, लेकिन ये तो तब होगा ना क्योंकि हमने जो अभी पीछे स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था, एरिया सील किए गए थे, वहां से तो हमें कुछ बेहतर नताइज मिल ही नहीं रहे थे। लोग खुद बता रहे थे कि यहाँ से लोगों का आना जाना मतवातर है, खुद वहां पर पुलिस एहलकार जो तैनात है वो कहते हैं जी ये रास्ता हम बंद करके बैठे, आप दूसरी तरफ से चले जाएं। तो लोग तो घरों से बाहर आ जा रहे थे, तो फिर इस तरह के लॉकडाउन का और इस तरह मकामात सील करने का क्या फ़ायदा, मुझे ये बता। देखिए जी, बिल्कुल तो आप सील जो है वो नहीं कर सकते एरियाज़ को, लोग जो हैं वो फिर आपस से बाहर जो हैं वो हो जाते हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो भी पैदा हो सकती है इन एरियाज़ में। ठीक है, जब इन एरियाज़ को सील किया जाता है वहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो तो मुकम्मल बंद कर दी जाती है। लोग जो हैं वो पैदल, तो मेरे ख्याल से मैंने भी देखे हैं कि लोग जो हैं वो गुजरते रहे हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उसको पूरा करते रहे हैं, सामान ख़रीदने के लिए लोग जाते रहे हैं, आते जाते रहे हैं। लेकिन अगर आम गाड़ियों के हवाले से बात करें, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें, तो उस एरिया में ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं जाती थी। ये चीज़ तो हमने भी देखी, लोग पैदल जाते थे, ठीक है आपकी बात ठीक है, ये चीज़ें हमने खुद जो है वो रिपोर्ट की हैं कि लोग उन एरियाज़ में आ जा रहे हैं अभी भी। तो बात यही है कि ईद से कबल इन 7 मुकामात को इसीलिए सील किया जा रहा है कि इन मुकामात पर लोगों की तादाद जो है, मरीज़ों की तादाद जो है जिनमें वायरस पाया जा रहा है उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए और अभी भी खदशा है कि यहाँ से ये वबा जो है वो दोबारा से निकल के फैल सकती है। तो इसलिए इन एरियाज़ को रोका जा रहा है और मेरे ख्याल से ये अच्छी ऑप्शन है कि लेकिन यहाँ पर इस अमर की हौसला शिकनी करनी है ना कि बाहर से लोग रिश्तेदार जो कि मिलने मिलाने के लिए चले जाते हैं
ऑब्वियसली एक चीज़ से तो खौफ हो जाता है कि अगर ये इलाका सील किया जा रहा है तो मुझे अगर पता चलेगा इस इलाके को सील किया गया है, यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार रहता है, तो मैं तो खुद कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ ना जाऊँ। अच्छा, आपकी इस बात पे सॉरी, मुझे हमारी वज़ीर सेहत साहब का जुमला याद आ गया, जो कि कह रही थी कि लाहौरिया जो है अजीब मखलूक है। मतलब ये बात शायद उन्होंने इसी तनाजुर में की होगी कि आप किसी रिश्तेदार को कह भी देंगे ना कि कोरोना है और इस वजह से आप महदूद रहें, लेकिन रिश्तेदार जो है वो नहीं बात आते, लोग घरों में बैठ के थक जाते हैं। इसीलिए लोगों को अपनी आदत जो है वो थोड़ी सी तब्दील करना पड़ेंगी और सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि ये एक वबा है जो कि जानलेवा वबा है, जानलेवा वबा है। 743 और अब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। है, अब तो हमें ये अपनी आदत बना लेनी चाहिए, अपनी आदत, अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके अब हमें तब्दील कर लेने चाहिए, अपना लाइफस्टाइल मुकम्मल तब्दील कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हमें बार बार ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि इसके साथ ही जीना है। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तो ये मुश्किलात हमारे साथ इसी तरह से जुड़ी रहेंगी। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर है जी, जराइम के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, पुलिस की अहम केसेस सीटीडी को देने की तजवीज़। कैसे देखते हैं इस तजवीज़ को इमरान भाई? देखें जी, जराइम की शरह के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ पर जराइम जो है वो कंट्रोल होना बहुत मुश्किल चीज़ जो है वो नजर आती है। सोशल मीडिया का किरदार जो है उससे तो किसी तौर इनकार नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया इस तरह से बेलगाम हो चुका है कि हम देख रहे हैं कि जराइम को बढ़ावा देने में एक अहम किरदार है। बिल्कुल ऐसे है, मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो वहाँ पर नजर आते हैं लोगों को और लोग फिर उसको अपनाते हैं। और फिर बहुत सारे लोग सीखते हैं वहाँ से। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे मुख्तलिफ वीडियो से सीखते हैं। बात का सोशल मीडिया, देखें सोशल मीडिया को हम बिल्कुल भी तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। सोशल मीडिया देखें, लोगों की अपनी सोच होती है, उनकी अपनी अप्रोच होती है कि उन्होंने किसी भी मीडियम को कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। तो लोगों का दिमाग नो डाउट नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाता है, पॉजिटिव चीजों की तरफ कम रुझान है लोगों का। दैट्स वाई, और वैसे भी कोरोना की वजह से लोग जो है वो घरों में बैठे सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वही करते रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव साइड पर रख के सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब अहम केसेस जो हैं वो सीटीडी को देने की तजवीज़ जो है वो की जा रही है, तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतर अमल है जो कि होना भी चाहिए। शायद इस वजह से, इस फैसले से जो जराइम की शरह है वो किसी हद तक कंट्रोल हो सकेगी, लेकिन अब अभी तक होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। सही, फिलहाल तो सूरत हाल ये है कि कंट्रोल होती नहीं नजर आ रही, लेकिन क्योंकि काउंटर टेररिज्म फोर्स को अब ये टास्क देने की तजवीज़ सामने आई है तो हम उम्मीद कर सकते हैं हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये जो जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं इनमें किसी हद तक कमी नजर आएगी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, मवेशी मंडियों में बड़े जानवरों की एंट्री पर फीस 500, छोटे जानवर की 100 रुपए मुकर्रर की गई है। और कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड का इजलास हुआ है, गैर कानूनी चारा पॉइंट्स खत्म करने पर भी बातचीत की गई है। क्या कहेंगे इमरान भाई? देखें जी, ये आउटसोर्स करने जा रहे हैं। ये जो फीस होगी, ये कमेटी जो है इसने ये डिसाइड किया था कि इसको आउटसोर्स जो है वो किया जाएगा। लेकिन रेट अगर देखा जाए कि बड़े जानवर की फ़ीस जो 500 रुपये रखी गई है और छोटे जानवर की फ़ीस 100 रुपया रखी गई है, इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होगा, किसी सूरत भी नहीं होगा। क्योंकि हमने माजी में भी देखा है, ख़ुद हमने फ़िज़िकली जाके वहाँ पर ये इस सूरत हाल का जायज़ा भी लिया है कि जो रेट सरकार की जानिब से मुकर्रर किए जाते हैं ना, उस पे अमल दरामद नहीं होता। तो अगर आप व्यापारियों बेचारों के पास जाएं, अच्छा व्यापारी तो पैसे देते हैं, उसके बाद जो ख़रीदार है जब वो लेके निकलेगा वो भी ज़ायद पैसे उससे जो है वो वसूल किए जाते हैं और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। मैं यहाँ ये ज़रूर इल्तजा करूँगा ज़िला इंतज़ामिया से जो तमाम तर मामलात को देखेगी कि और इस कैटल मैनेजमेंट कंपनी को कि अगर आपने ये रेट आउटसोर्स कर दिए हैं और ऐलान भी कर दिया है और आउटसोर्स करने का फ़ैसला कर लिया है, तो खुदारा जो व्यापारी बेचारे दूर दराज के इलाकों से आएंगे और वो जो शहरी जो सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए, फ़राइज़ की अदायगी के लिए वहाँ पर ख़रीदारी के लिए जाएंगे, उनको सहूलियात जो हैं वो भी फराहम करनी चाहिए। इमरान भाई, यहाँ पे आपकी इल्तिजा काम नहीं आने वाली। वो जो हमने पहली खबर में डिस्कस किया था ना कि सब चीज़ें प्लान कर ली जाती हैं और जब कोई त्यौहार आता है तो भरपूर सभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ पर भी यही कुछ। अच्छा, फ़ायदा इस त्यौहार पे तो कैटल मैनेजमेंट कंपनी भी तो उठा रही है ना। देखें, जो इलीगल पॉइंट्स जिसकी आपने बात की कि इज़हार ख्याल किया गया है, डिस्कस किया गया है कि जो शहर में इलीगल पॉइंट्स हैं उनका क्या करना है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो इलीगल पॉइंट्स लगते थे शहर में उनको ख़त्म करा के उन एरियाज़ को भी
बिडिंग के ज़रिए जो है वो देने का फ़ैसला किया गया है। इससे रेवेन्यू तो जनरेट होगा, ठीक है, आप रेवेन्यू जनरेट करें, उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होगी, लेकिन हम यहाँ पर आपके रेवेन्यू जनरेशन को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे। हम सिर्फ आपको ये आगाह कर रहे हैं कि जो दूर दराज से व्यापारी आते हैं उनको किन किन मसाइल का सामना होता है, और जो शहरी ख़रीदारी के लिए इन मवेशी मंडियों में जाते हैं उनको किस किस्म के मसाइल का सामना होता है। ये आप तक भी बातें पहुँचती हैं, और चूँकि आप वहाँ पर मौजूद होते हैं, आपका अमला वहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन इस चीज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता कि लोगों से ओवर चार्जिंग जो है वो की जाती है, चाहे वो व्यापारी हैं या वो आम शहरी हैं जो खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करते हैं। चले, हमने तो ये चीज़ हाईलाइट कर दी है, तो आपने जाना भी है मार्केट में। हम क्योंकि अपडेट अपने नाजरीन को देते रहते हैं मवेशी मंडियों की, तो ज़रूर ये चीज़ देखिएगा कि इस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। 2 अरब 78 करोड़ 73 लाख कम आमदन रेलवे हुकूमती हदफ हासिल ना कर सका। ये हदफ हुकूमती जो दिया जाता है, ये रेलवे ने हासिल कब किया है, मुझे ये बताइएगा। अच्छा देखें, ये जो गुज़िश्ता साल था 2019-20 का जो टारगेट रखा गया था इनकी जानिब से, वो ये रखा गया था कि 50 अरब का हदफ जो है वो रखा जाएगा, और 48 अरब जो हैं वो रेलवे ने कमाए हैं। अब मुझे सॉरी ये नहीं पता कि उससे पिछले साल कितना हदफ था, लेकिन अगर इस हदफ को देखा जाए तो कोरोना की वजह से नो डाउट शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो ट्रेन को यूटिलाइज़ करती है, ट्रेन के सफ़र को प्रेफरेंस देती है। डेली बेसिस पे लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो आते जाते भी हैं, और लेकिन कोरोना की वजह से जो सूरत हाल हमें नज़र आई कि मुसाफिर जो हैं उन्होंने, चूँकि सोशल डिस्टेंस जो है वो ट्रेन में तो नहीं रखा जा सकता ना, बाज़ कुछ SOPs जो हैं वो महकमा रेलवे ने भी अपनाए, जिसकी वजह से जो पैसेंजर जो हैं, मुसाफिर जो हैं, उनकी तादाद में कमी नज़र आई, और लोग जो हैं वो ख़ुद भी उन्होंने कोरोना की वजह से, कोरोना वबा की वजह से ट्रेन का सफ़र जो है उसको बेहतर नहीं समझा, और कुछ और तरीके जो हैं वो उन्होंने अपनाए आमदरफ्त के हवाले से। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए कि 50 अरब का आपने हदफ रखा था और उसमें 48 अरब आपने हासिल कर लिया, तो मेरे ख्याल से किसी हद तक ये महकमा रेलवे के लिए बेहतरी जो है वो नज़र आई है। लेकिन अगर आपका हदफ इतना पहुंच चुका है तो फिर ऐसी सहूलियात देना भी आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपने हदफ रखा है। नॉर्मली हमेशा हदफ जो है वो जो टारगेट होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है कि आप दिखा सकें, बता सकें, लेकिन अगर आपने इतना हदफ मुकम्मल कर लिया तो फिर आपको मुसाफिरों को सहूलत भी देनी चाहिए, उस मयार की सहूलतें जो है वो भी देनी चाहिए। ये तरजीहात होनी चाहिए। खैर, मैं अगली खबर की तरफ जाऊंगी, वक्त कम है, मुझे आपका एक कमेंट चाहिए। जनाह अस्पताल में मेडिकल टावर की तामीर का मंसूबा जो है वो खत्म कर दिया गया है, और बात ये कही जा रही है कि फंड्स की कमी है, सेहत तरजीहात है, और अभी हमने बुरी तरह से देखा कि हमारा महकमा सेहत, हमारा सेहत का निजाम अगर कोई मुश्किल आई है तो किस तरह से कोलैप्स कर चुका है। अवाम का खून हमने निचोड़ लिया है, बिल्कुल अवाम का खून हमने निचोड़ लिया है, और अब सिर्फ रूह बाकी रह गई है। अवाम में मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, और अभी भी हमें बजट की कमी का सामना है। मुझे समझ नहीं लगती कि इन्होंने हर तरीके से रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया है, टैक्सेस को बढ़ा के किया है, और महंगाई जो है उसको भी बढ़ाया है, कीमतें जो हैं वो हर चीज की आसमानों से बातें कर रही हैं, आपके टैक्सेस की शरह जो है वो बढ़ गई है, और अभी भी जी बिल्कुल अभी यहाँ तो आप देखें ना कि आपने तालीम और सेहत के शोबे में इतनी तरक्की कर ली हो कि आप कहें कि जी हमने सारा पैसा लगा दिया इन शोबों में और ये शोबे कामयाब हो गए हैं, फिर आप कहेंगे जी अब हमारे पास बजट जो है वो कम हो चुका है, इसकी वजह से हम ये टावर, अब मेडिकल टावर जो है ये पुराना मंसूबा है जनाह हॉस्पिटल का, और ये बड़ा शानदार मंसूबा था। जनाह हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो ये एक शानदार हॉस्पिटल है लाहौर शहर का, और इस पर मजीद इसको सहूलियात फराहम करने की जरूरत है। और आपकी तरजीहात देखें कि आपने रवा माली साल में इस प्रोजेक्ट को शामिल ही नहीं किया। अब मैं प्राइमरी हेल्थ जो है वो ये कह रहे हैं कि इसको शामिल करने के लिए, शुरू करने के लिए अलहदा से समरी जो है वो वज़ीर आला को भिजवाई जाएगी, लेकिन अगर वज़ीर आला ने अलहदा समरी मंजूर करनी थी तो भाईजान पहले उन्होंने आपके सालाना बजट में इसको क्यों नहीं शामिल किया। मुझे ये बता दें कि अभी हमने अस्पतालों में सूरत हाल देखी, कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र टीचिंग अस्पतालों में आपने कहा कि हमारे पास एंड तक यही दावा करते रहे कि कैपेसिटी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये थी कि जितने लोग जा रहे थे वो परेशान होते वापस आ रहे थे। बहुत सारे लोग इसी तरह शटल कॉक बन के इस अस्पताल में जाएं, यहाँ जाएं, जिंदगी की बाजी भी हार गए। 500 बेड्स पर मुश्तमिल ये मेडिकल टावर बनना था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस माली साल में शामिल किया गया, और अब अभी
वज़ीर आला को इस पे दोबारा से ब्रीफिंग दी जाएगी कि भाईजान खुदा का वास्ता है 500 बेड्स पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल है। उस पर आपका दावा अगर ये होना कि सेहत आपकी अभी भी तरजीह है तो फिर ये चीजें समझ से बाहर है। फिर किस चीज का आप दावा कर रहे हैं, कब तक आप इसी तरह से तरजीहात का जो है वो रागल आपके। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो लोगों की मुश्किलात, चूंकि हम अक्सर देखते हैं, ये न्यूज़पेपर हमारे पास इस चीज़ की गवाही है कि हर जगह आपको लोगों के मसाइल नज़र आ रहे होते हैं। रिपोर्टर्स हमारे फील्ड में जाते हैं, लोगों की मुश्किलात उनके सामने आती हैं, जिस चीज़ को हम फिर अपने न्यूज़ बुलेटिन्स में आपके सामने पेश करते हैं। और जब ये हुकूमती ऐवानों तक बात पहुँचाई जाती है तो ये कहा जाता है कि अवाम के मसाइल ही तरजीहात है जो हल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए कंप्लेंट सेल भी हुकूमत की जानिब से रखा जाता है, जहाँ पर आप कॉल्स कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब ये कितना फॉल है, किस हद तक लोगों की मुश्किलात कम कर रहा है। अब लोगों की मुश्किलात अगर हल भी हो रही हैं तो ये खत्म कब होंगी, हमारा भी यही सवाल है, आपका भी यही सवाल है। तो जानने की कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब कि ये मुश्किलात कब हल होंगी, अवाम की जान इस महंगाई से कब छूटेगी, अवाम जो है वो इस शिकंजे से कब बाहर निकलेगी, क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। इसी पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, नासिर सलमान साहब, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, वाइस चेयरमैन कंप्लेंट सेल, साथ ही साथ तर्जुमान हुकूमत पंजाब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, गर्मी बहुत है, लेकिन आपके स्टूडियो में आया हूँ तो यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यूरोप के किसी शहर में हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे मिलके भी बड़ी खुशी हुई कि आज हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो तब्दीलियाँ लेके आई है उसके हवाले से आपके साथ कुछ बातें शेयर करने का मौका मिलेगा। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम लाहौरियों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस पेंडेमिक के अंदर भी पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है कि मुस्कुराते चेहरों के साथ हर सुबह पे इन्होंने उसके आगाज़ में अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ इस पेंडेमिक का मुकाबला किया। और इसके अलावा मैं ये जहाँ तक आपसे बात भी हो रही थी स्टूडियो में इससे पहले कि महंगाई के एतबार से आप बात कर रही थी कि महंगाई का मैं समझता हूँ कपड़ों के हवाले से बात हो सकती है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके हवाले से बात हो सकती है। सबसे पहले शायद ये सेगमेंट अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए हम महंगाई पे बात असल में देखिए, सबसे पहले तो मैं महंगाई के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में दो हम तरह इस पे से बात चीजें करते हैं। मुझे सिर्फ आपके एक सवाल का जवाब चाहिए। अब मैंने इस पे महंगाई पे आगे चल के बात करनी थी, कंप्लेंट सेल पे मैंने बात करनी थी, लेकिन चूंकि अब हमने ये बहस शुरू करी दी तो मुझे सिर्फ सबसे पहले आपका ये सवाल का जवाब चाहिए, महंगाई है या नहीं? देखिए, महंगाई पाकिस्तान में जो अवाम की अक्सरियत है उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो शहरों के अंदर। पहले मुझे सिर्फ एक जवाब महंगाई तो डेफिनेटली देखिए, महंगाई में तो आपका देखिए आपके लिए महंगाई नहीं है जो बंदा लेबर क्लास में है। नहीं देखिए, आप अच्छे हाथ से पैसे कमा रही हैं, लेकिन जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, जो यहाँ पर वायरमैन है, जो यहाँ पर चाय लेके आते हैं, उनके जो पे एंड अलाउंसेज है वो शुरू से बहुत कम है। हम इसका जायज़ा पहले भी कई मरतबा ले चुके हैं और इमरान खान साहब ने लोगों को भी कहा है, बल्कि आपको पता है कि आप तो सहाफ़ी हैं कैरियर के, तो वेज बोर्ड के एतबार से हमारी हुकूमत की पॉलिसी बहुत बेहतर है कि लोगों को जो बेसिकली कैमरा चलाते हैं, बूम ऑपरेटर हैं या लो पेड वर्कर हैं, उनके लिए शहरों के अंदर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। के लिए ही मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। आप कह रहे हैं नहीं, कोई बिल्कुल नहीं। आपको पता है हमारी हुकूमत तो बुनियादी तौर पे जो सहाफत के हवाले से इंतहाई सहाफत दोस्त है, और इस हवाले से आप देखें हमने आज़ादाना माहौल के अंदर सहाफत करने के हवाले से जितने माहौल दोस्त है उसका एक नतीजा हम अभी रिसेंटली भुगत चुके हैं। खैर, महंगाई है या नहीं इसका जवाब दे दें। जो बंदों की तो इनकम कम है और वो शहरों में रहते हैं और उनके ज्यादा बच्चे हैं और वो अकेले काम करते हैं, तो उसके लिए तो पाकिस्तान में हमेशा से मुश्किलात का सामान रहा है। लेकिन जिस तरह से महंगाई के हवाले से ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्या कर दी गई? अब मुश्किलात आवाम के लिए ज्यादा बढ़ा दी गई? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर छोटे छोटे कर्जे $3 अरब के 3 साल में वापस करना है, 12% उसका वो था मार्कअप, और हमें उसके लिए अवाम को जो सब्सिडी देते थे चंद जगहों पे, और उसके अलावा उस कर्जे से जो जाती जेबें भरा करती हैं हमने उसका मुकम्मल खात्मा कर दिया है। $17 अरब 2 साल के कम अरसे में हमने वापस किया है। और उसके अलावा भी मुझे ये बता दें उस अवाम को इस चीज से क्या लेना देना है।
आपने ये बड़ा नहीं, ये उनका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, उस अवाम ये को कोई क्या लेना बिलावल देना गद्दारी जो का मुल्क सब्जी नहीं है, ये खरीदने मरियम जाएगी। सफदर का मुल्क सर नहीं है, मुझे ये ये मेरा बता दें आपका उस मुल्क अवाम है। को क्या लेना देना जो सब्जी खरीदने जाएगी, तो उससे पता सब्जी चलेगा को कि आपको ईद मैं कुर्बान बताऊं आ रही है, कि अगर तो आप चले आपके लहसुन अदरक प्याज की नहीं, कीमत में नहीं, इजाफा नहीं, हो मैं गया, आपको बताऊं, आटा नहीं, चीनी महंगा हो नहीं, गया, नहीं। ये तमाम कामों से उस अवाम को क्या लेना देना है देखिए, जिसने मैं आपको बाजार बताऊं, पहली पैसे बात लेके जाना है तो उसके पास कुछ नहीं बचना। अब उसको क्या आपकी लेना पहली देना? बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा सब्जी, दालें, आटा और चीनी। देखिए, पाकिस्तान के 75% लोग रहते हैं देहातों में, ये चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। अगर कोई चीज महंगी होती है तो उसका डायरेक्टली फायदा इस मर्तबा फार्मर को चलिए मान लिया, उसको और फायदा आपको होगा, मैं एक बताऊं छोटे कि से तबके को किसान इस फायदा वक्त बड़ा पहुंचाने के लिए खुशहाल जो कि सही तरह है, से नहीं बहुत पहुंच खुश रहा। है, और 75% आबादी जिनकी प्रोडक्ट थी, मान लिया कि मिडल उनको मैन फायदा हो रहा है। माफिया सर का मुझे हमने सिर्फ ये हाथ बता कर दिया दें, है। सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि चले उनको अगर फायदा हो भी रहा है जो कि सही नहीं, तरह से नहीं, नहीं हो ये रहा, आप appreciate नहीं हो रहा, करें नहीं, कि आप मुझे सिर्फ 75% जो लोगों इतनी की बड़ी तादाद दालें में ज्यादा लोग महंगी इतनी हुई बड़ी हैं, तादाद में उनकी लोग चीजों महंगाई के में उनको पिस रहे हैं, पैसे उसका वाली क्या मर्तबा जवाब अच्छे मिले हैं, उनकी चीजों की उनको पहले कैश की सूरत में मिला है, और इस मर्तबा सर मुझे गंदम सिर्फ भी ये बता हमने दें, पहले की निस्बत आपका ज्यादा जवाब महंगे मान दामों लिया, खरीदी है। आपका जवाब मान लिया, ये आज का न्यूज़पेपर मैं नहीं कह रही चीजें महंगी हैं, सामने है मेरे, इस पे दालें महंगी, सब्जियां महंगी, इस पे आटा चीनी, सीएम साहब ने नोटिस ले लिया है कि महंगा बेचने वालों को माफी नहीं मिलेगी। मुझे सिर्फ ये बता दें ये सब चीजें हैं। आप एक पहलू दिखा रही हैं। आपको पता है कि यूटिलिटी स्टोर को तबाह कर दिया गया था जरदारी रजीम ने, इसके हवाले से क्या किया? मैं बैकग्राउंड में जाना ही नहीं चाह रही, ग्राउंड रियलिटीज पे आप 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी हमने, उसके अलावा 19 चीजों के ऊपर हमने सब्सिडी दी। चीनी वहां पर सस्ती है, वहां पर 19 आइटम में वहां पर सस्ती है, लेकिन आप ये पहलू नहीं दिखा रहे। हमने बिजली के ऊपर लोगों को राहत दी इस पेंडेमिक के अंदर भी, किसी किस्म की कोई, देखिए पेट्रोल भी पहले की निस्बत बहुत सस्ता है। आप लोगों को बताएं कि पेट्रोल क्या जब हमारे पास यहां पर पेंडेमिक नहीं था उससे अब भी सस्ता है या नहीं है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप जरूर कह सकती हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर कारोबार बंद हुए हैं, लोगों के रोजगार के ऊपर बंदिश आई है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब का जो विजन है स्मार्ट लॉकडाउन का, वो पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिल रही है। लोग यहाँ कहते थे कर्फ्यू लगाया जाए, लोग यहाँ कहते थे मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे कि पुरानी हुकूमतों की लूट खसूट की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं। ये नहीं पॉसिबल कि पाकिस्तान के अंदर हम ऐसे मैयर ले जिससे गरीब आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल। चले गरीब आदमी की आपने बात की है, कि रिपोर्ट हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं, फिर गरीब आदमी के लिए क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं। जी दिखाइएगा। मार गई महंगाई, अवाम देते हैं दुहाई। आटा और चीनी पहले ही अवाम की पहुंच से दूर थे, रही सही कसर सब्जियों ने पूरी कर दी। शहर में लाल टमाटर जो कि चंद रोज कबल 30 से 40 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे थे, आज 100 से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। जबकि प्याज 50 से 60, लहसुन 300, अदरक 400, हरी मिर्च 100 से 120, हरा धनिया 250, आलू 80 से 90, खीरे 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। सब्जियों के साथ साथ हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 70 रुपए तो मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर में चीनी 80 से 85 रुपए में फरोख्त होती रही। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की फराहमी के बावजूद आटे का 20 किलो थैला 1050 रुपए में ही फरोख्त होता रहा। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। हद तो ज्यादा बढ़ गई है, तो अभी देखें टमाटरों का रेट भी देख लें, प्याज का हर चीज़ का रेट अब बढ़ जाएगा। पहले टमाटर 40 रुपये आम मिलते थे, अब 120 पे चढ़े हुए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये टमाटर 130 हो गए मेरा गालबन। लहसुन है बहुत सस्ता नहीं हो रहा, प्याज है बहुत सस्ता नहीं हो रहा। दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं कि अशियाए जरूरिया की कीमतों में उस वक्त तक कमी नहीं आ सकती जब तक मंडियों में मौजूद मुनाफाखोरों को काबू ना किया जाए। शहरियों का कहना है कि बकरा ईद से कबल महंगाई में इजाफा हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा हसन अली। जी तो नासिर साहब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अगेन आपसे एक सवाल है, इस रिपोर्ट के बाद महंगाई है या नहीं? मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ, ये ऐसे ही है कि मान जाए जो शूज पहने हैं इसके ऊपर गर्द है या नहीं। सारी बात मैं बाहर से आया हूँ, जूतों के ऊपर गर्द होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, आपका बड़ा पॉपुलर चैनल है, हमें अवाम को सही रुख बताना चाहिए। सर अवाम सही रुख बता रही है। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखें कि यहाँ पर 140 रुपए का मुर्गी का गोश्त बिका है,
क्योंकि वहां पर और उसके बाद कसर भी निकाल ली। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, आप हकायक बताएं, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप इतनी सर चलें, आप मुझे छोड़ दें, अभी आप लोगों को गाइड करें। प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है, आपको पता है, लोग में करोड़ों लोग रहते हैं और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हुए हैं, हम बात वो मजदूर नहीं जा सके खेतों से चीजें तोड़ने के लिए, आम तोड़ने के हवाले से, इसके बावजूद फल सब्जी किसी चीज की कमी नहीं है। सेब हमने चाइना से आ रहे हैं, हमारे पास हॉलैंड से लहसुन आ रहा है। देखिए ये तमाम चीजें हमने यकीनी बनाई है, इस वक्त किसी भी चीज की कोई मार्केट में कमी नहीं है। अभी आपने रिपोर्ट देखी है, देखिए रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त लोकल गुंडा माफिया का हाथमा हो गया है, नाकों का हाथमा हो गया है। पाकिस्तान में जो बदमाशी और 200 गाड़ियों का बच्चे और बच्चियां काफिला लेके गुजरते हैं, उसका हाथमा हो गया है। लोगों के कारोबार में हुकूमती इदारों की मुदाखलत जीरो पे आ गई है। लोगों को अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो पुरानी रजीम में हुकूमती पार्टियों से खतरा हुआ करता था, उसका जीरो के ऊपर हम लेके आ गए हैं। आप इन पहलुओं को भी अगर दिखाएंगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हवाले से हमें ये पहलू भी बताना होगा, हमें लोगों को बताना होगा, हमें उन्हें समझाना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अवाम के लिए दिन रात सोते हैं, वो अपनी फाइलों को खुद पकड़ते हैं, वो शहनशाहियत के खिलाफ है, वो बादशाहत के खिलाफ है, वो लोगों के हकूक लोगों को देना चाहते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार नए लोगों को इंट्रोड्यूस करके ये साबित करना चाहते हैं कि अवामी हुकूमत जो एहसास करती है, जो लोगों का एहसास करती है। पहली मर्तबा 12,000 रुपया किसी मिडल मैन माफिया के बगैर आम आदमी को मिला, जिसकी जुबान को बोलने का और इजहार करने का हक भी छीन लिया था जरदारी रजीम ने और मरियम सफदर। मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान में शहनशाहियत को गालिब करने के हवाले से मीडिया का गलत इस्तेमाल करते थे। नासिर साहब मुझे ये बताइएगा, अभी आपने बिलाशुबा जो आप कह रहे हैं ये इकदाम किए होंगे, शहरी की गुफ्तगू नहीं आप ये बात सुने, आप इससे मुत्तफिक है, मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए आप जैसी यूथ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 करोड़ 70 लाख के करीब वोट दिए हैं। टमाटर महंगे होने की रीजन बता दें। टमाटर अभी कहा 40 से 120 तक पहुंच गया, क्यों? पाकिस्तान के अंदर टमाटर को महंगे सस्ता भी बहुत हुआ, बाज़-औक़ात आपकी प्रोडक्शन कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। इसके ऊपर बाज़-औक़ात बारिशों की वजह से, टिड्डी दल की वजह से और बेशुमार वजूहात हैं, किसान इस तरह की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ग्रो नहीं करते। लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि यहाँ पर इस किस्म की महंगाई है कि लोगों के बाहर मुजाहिरे हो रहे हैं। तो ये चीजें महंगी होंगी, तो ये जो आप जवाब बयान कर रहे हैं, सिर्फ टमाटर के अलावा दीगर सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। नहीं, मैंने आपको बताया है कि सब्जियां जो महंगी हुई हैं उसका बराह रास्त फायदा हुआ है किसान को। पाकिस्तान में 75% हमारी GDP की जो रेशो है उसमें ज़रूरी जो अजनास हैं उसका डायरेक्टली फायदा किसान को है। आपको खुश होना चाहिए कि वो तबका जिसका नारा तो पुरानी पार्टियों ने बहुत लगाया, पहुंचा दिया, उस नहीं नुकसान पहुंचाया हमने। आपने काम कर रहा है सर, कंप्लेंट सेल किस तरह से देखिए, कंप्लेंट सेल के हवाले से मैं बताऊं कि हमारा लाहौर में हेडक्वार्टर है, मैं खुद टाउन हॉल माल रोड पे बैठता हूं, हमारे चेयरमैन जुबैर नियाजी साहब मिनिस्टर एनक्लेव में बैठते हैं। इसके अलावा लाहौर की 38 पंजाब के 38 अजला के अंदर हमारे अपनी शिकायत कैसे दर्ज कराएं? देखिए 3 तरह से हम अपनी शिकायत को चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेल के अंदर दर्ज कर सकते हैं। एक तरीकाकार है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको पोर्टल मिलेगा जो कि शिकायत सेल का है, वहाँ पर आप अपनी शिकायत अपनी आइडेंटिटी के साथ जमा कर दें। अब ये कौन इंश्योर करेगा कि वो शिकायत जो आपने दर्ज कराई है उस पर अमल दरामद नहीं, उसके बाद सुने ना, उसमें हम एक कोड देंगे, वो बाद में आप। दूसरा तरीकाकार है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब सेक्रेटेरिएट वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल 5 क्लब रोड GOR1 लाहौर में आप बाई पोस्ट कर सकते हैं पंजाब के किसी भी जिले से। तीसरा तरीकाकार यह है कि आप हमारे पास लाहौर में, लाहौर के गिरदोनवा से ताल्लुक़ है, कसूर, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, DG हान, इस तरह के तमाम इलाकों के अंदर हमारे रैप ऑफिसेज हैं जहां पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बैठते हैं। कितना वक्त दरकार होता है ये शिकायत हल होने के लिए? अगर तो आपने आइडेंटिटी के साथ अपनी शिकायत को दर्ज किया है तो हम फौरी तौर पे उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या हकाइक के ऊपर मबनी है या हकाइक वो है जो सच्चाई के साथ हम पेश कर सकते हैं। तो फौरी तौर पे हम मुतलका ऑफिस को वो एप्लीकेशन भेजते हैं और फौरी तौर पे जो एप्लीकेंट है उसको भी एक कॉपी देते हैं और 10 दिन का हम टाइम देते हैं कि आप इस पे हमें स्टेटस बताएं। सम टाइम तो हम इस तरह की शिकायत को 1 महीने के अंदर रफा दफा करवा सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द
जस्टिस की जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन बाज़ औक़ात जैसे ज़मीनों के हवाले से पिछली मरतबा मियाँ साहब जो है वो बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये सहूलत दी कि आपकी ज़मीन पे मैं, मेरी ज़मीन पे आप और आपकी ज़मीन पे हम सब मिलके कब्जा करें। तो वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मामलात हैं ज़मीनों के हवाले से, तो उनके लिए बाज़ औक़ात अदालतों में जाना पड़ता है, लिटिगेशन में जाना पड़ता है। ये हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है। आपने बताया शिकायत हल करने का, तो ये सुनने में तो बहुत मौसर लग रहा है। अब नहीं, हम बाकी पंजाब का फाल तरीन इदारा है। आप इसके हवाले से मेरे साथ एक प्रोग्राम करें, यहाँ से प्रोग्राम है बिनाम सरकार, वो मेरे साथ प्रोग्राम किया है, वो हैरान रह गए हैं कि वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल किस अंदाज में, फाल अंदाज में लोगों की मदद कर रहा है। हम रोज सिटी 42 के मुख्तलिफ जो प्रोड्यूसर हैं, कज़ाफ़ी भट्ट साहब है, सबको अपडेट भेजते हैं। मोहसिन साहब को अपडेट भेजता हूं मैं जाती तौर पे कि किस तरह से तब्दीली सरकार जो है जिसको आप इस अंदाज में पेश करना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के शायद वो लोग हैं जिन्होंने पहले जो अवाम की फलाह बहबूद हो वही होनी चाहिए। अवाम खुश होंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। देखिए, अवाम पहली मरतबा 1,70,00,000 ने सियासी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के विजन को इंप्लीमेंट करने में हमारा साथ दिया है। अवाम और हुकूमत एक पेज पे, ये अवामी हुकूमत है। अवाम खुश कितनी है वो हम देख रहे हैं हर रोज। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। अगर अवाम खुश है, आप अवाम को खुश रख रहे हैं तो आप खुश हैं, आपका चेहरा बता रहा है, आपकी आउटलुक बता रही है कि आप कितनी खुश हैं। किस अंदाज में इतनी गर्मी में हम बगैर पसीने के यहाँ बैठे हैं, तो इसका मतलब है हम सब खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। कहेंगे सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स में आपको बताऊंगी। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस और कीमत इसकी है 1,64,999 रुपए। जी तो नाज़रीन, अगला मोबाइल हमारे पास है Huawei P30 Pro और इसकी कीमत है 1,57,600 रुपए। आज ऑलमोस्ट हमारे पास हाई कीमतों वाले मोबाइल सामने आ रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है ये तो मैं प्रोड्यूसर साहिबा से पूछूंगी। Oppo Find X2 Pro 1,69,999 रुपए। और नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Vivo V19 और ये आप खरीद सकते हैं 59,999 रुपीज़ में। जी तो मोबाइल रेट्स क्या हैं ये आपने जान लिया। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है सिटी ट्यूटोरियल। आज हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ फैशन डिजाइनर मुनीब नवाज। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी अपनी फील्ड में ज़बरदस्त नाम बनाते हैं, ज़बरदस्त काम करते हैं, तो मुनीब उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिनका काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जब आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, लोग आपको इतना पसंद कर रहे होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो इस मुश्किल हालात में लेकर मुनीब ने भी कुछ इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। रुक करते हैं मुनीब नवाज की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, क्या हाल चाल है आपका? अस्सलामुअलैकुम जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैंने कहा नाम तो आपका सभी लोग जानते हैं, काम भी जानते हैं, ज़बरदस्त काम आप करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, तो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं। इस मुश्किल वक्त में आपने वो जिम्मेदारी बाखूबी निभाई है अपने पैगाम के जरिए। आइडिया कैसे आया ये? आइडिया ये एक्चुअली काफ़ी दिमाग में चल रहा था काफ़ी देर से कि हम लोग आजकल ना दुनिया के अपनी ज़िंदगी के वर्स्ट टाइम से गुजर रहे हैं। अब उसके अंदर वर्स्ट टाइम क्यों आ रहा है कि जी हम लोग जिस चीज़ को देखते हैं हम उसके अंदर से बुराइयां निकालने की हमें आदत सी पड़ गई है। जैसे अभी आपने एक छोटी सी बात कह रही थी कि आज हम इतने महंगे मोबाइल्स क्यों कवर कर रहे हैं। अब वही चीज़ को अगर हम लोग पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, हमें, लेकिन हमारी आदत ऐसी बन चुकी है, हमने कौम को उस पटरी पे डाल दिया हुआ है कि आपने ना उस तरफ ही देखना है। और जब हमने हेलो सही मुनीब से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुनीब अपना तज्जिया बता रहे हैं कि आया जब उन्होंने ये पैगाम लिखने के बारे में सोचा, आवाम को ये पैगाम पहुंचाने के बारे में सोचा, तो उनके माइंड में क्या चल रहा था। और ये चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं, इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों ने जब घर में टाइम स्पेंड किया तो बहुत सारी चीज़ें आपने अपने अंदर डिस्कवर करना शुरू की। जैसे कि मुनीब हमारे सामने मिसाल हैं, मुनीब डिज़ाइनर हैं और इसके साथ साथ वो अपना काम जो है वो बाखूबी अंदाज में निभाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो घर रहे तो उन्होंने सोचा, इर्द गिर्द वाले माहौल को देखा और एक ज़बरदस्त मैसेज आवाम तक पहुँचाया। तो मुनीब का ये मैसेज क्या है? सबसे पहले मैं अपनी प्रोड्यूसर साहिबा को कहूँगी ये मैसेज दिखाइए जो कि मुनीब ने अपने जज्बात और अपने अल्फाज जो हैं लोगों तक पहुंचाए हैं।
कभी देखा है तुमने? तलाश में तू अपना घर जला बैठा, आओ बने इंसान। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज मुनीब नवाज की जानिब से दिया गया है। एक बार फिर से हम राब्ता करने की कोशिश करें मुनीब से। मुनीब बताइएगा, इतना ज़बरदस्त मैसेज और अभी जो हालात हैं उनके मुताबिक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अहम मैसेज यही है कि हम सबको इंसान बनने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अभी भी बहुत सारी स्टोरीज हमारे मुल्क में, हमारी दुनिया में ऐसी हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चलती जा रही है। सारा कुछ सारा निज़ाम दरहम बरहम नहीं हुआ, सब चल रहा है। कुछ उम्मीदें जिंदा हैं और उन उम्मीदों को अगर हमने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया, उनको सराहना छोड़ दिया, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सेल्फलेस काम कर रहे हैं, अगर हमने उनके बारे में बात करना छोड़ दी, तो होगा ये कि वो जिस बुराई की वजह से हमारे घर जल रहे हैं ना, वो बुराई हमारे घर के अंदर आ चुकी होगी और वो हमारे घर बाहर से तो जलना शुरू हो चुके हैं, अंदर से जलना शुरू हो जाएंगे। हमारे दिलों में जो सख्ती आ गई है ना बुराइयां देख देख के, वो नरमी की तरफ सिर्फ ऐसे मुड़ेगी जब हम एक दूसरे की इंसानियत को सेलिब्रेट करेंगे। एक बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपने भी देखी होंगी इंटरनेट पे, मैंने भी देखी हुई हैं, लेकिन गॉड फॉरबिड हम कोई अच्छी बात शेयर करने से ऐसे डरते हैं जैसे पता नहीं वो कोई वबा है, अच्छी बात या कोई एक बुरी बात है। बट हम एक सेकंड में देखते हैं ना कि जी किसी औरत ने किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की, फौरन से शेयर 21 लाख शेयर उसके हो गए 2 दिनों के अंदर। लेकिन किसी बंदे ने जाके किसी गरीब को खाना खिलाया या किसी बच्चे ने रुक के पुलिस वाले को सलाम किया, उसकी तस्वीर हम लोगों के अंदर फितरतन ही वो खत्म हो गई है बात कि हम वो शेयर करना शुरू कर दें उस लेवल पे। सही कहा। तो मुनीब, कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर हो सके तो आपके इर्द गिर्द कोई छोटी मोटी हरकत जो हो रही हो, अगर आप खुद ना भी कर सकते हो ना अच्छी हरकत, तो आपके इर्द गिर्द हो रही होगी, उसको रिकॉर्ड करके प्लीज डाल दें, उसके आगे बेशक हैशटैग लगा दें, आओ बने इंसान। एक छोटी सी एक्सरसाइज की वजह से ये एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है कि हम लोग जो अच्छा काम नहीं कर सक रहा इस वक्त, वो भी करना चाहेगा। हम लोगों की जो सोशल वैलिडेशन का प्रोसेस है ना, उसके अंदर अच्छाई को वापस ले आए, रादर देन हम सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते रहे कि जी ये इसने खराब किया, ये उसने खराब किया, ये उसने खराब किया, बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अगर हम खुद को देखें और वाकई इस बात पे फोकस करें कि हमने इंसान बनना है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। मुनीब, आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है इस मैसेज का? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मतलब पीपल हैव बीन रीचिंग आउट, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैं इसको सोच रहा हूँ बिकॉज वो इतना अच्छा फीडबैक रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके पर्सनली भी चल रहा हूँ। अब मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोग अपनी अच्छाइयाँ शेयर करें, दूसरों की अच्छाइयाँ शेयर कर दें, गॉड फॉरबिड अगर वो कर सके। बहुत सारी स्टोरीज हैं, हम 22 करोड़ की आवाम है, अगर 22 करोड़ में से हम लोग 2 करोड़ स्टोरीज भी डेली की 1 मिनट की भी अच्छी स्टोरी होगी ना, और आप लोग वो 2 करोड़ स्टोरीज छोड़े, आप 2 लाख स्टोरीज 1 मिनट की अच्छी चलाना शुरू कर दें, दुनिया बदल जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी है। आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि अगर हम 2 करोड़ स्टोरीज भी अच्छी दिखाना शुरू कर दें, ये जो सोशल मीडिया पर हर जगह नेगेटिविटी नजर आ रही है और इसको हम खुद ही प्रमोट करने वालों में शामिल हैं, क्योंकि हम रुक के देखते भी हैं, हम शेयर भी करते हैं, तो उसकी जगह अगर हम इन चीजों को जो है प्रमोट करना शुरू कर देंगे, तो क्या समझते हैं आप, मुआशरा बेहतर हो जाएगा हमारा? मुनीब, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि मुआशरा बेहतर होगा ही इस तरीके से जब अच्छाई को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। अभी अच्छाई जो होती है ना, वो 99 के बाद वो जो एक चीज होती है ना, वो 1% रह गई है। अभी हमने अच्छाई को एक अपने दरवाजे में बंद कर दिया कि रमजान में निकालेंगे, ईद से 1 दिन पहले निकालेंगे या ईद के अगले दिन निकाल के अच्छाई करके अपनी तस्वीर लगा के खत्म कर देंगे। अच्छाई रोज का काम है, बुराई चले जो भी होते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बैंक अकाउंट है हमारी दुनिया में अच्छाइयों और बुराइयों का। अगर हम बुराई को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छाई डाल रहे हैं कोई ना कोई, और उस बैंक डिपॉजिट में कोई अच्छाई डाल रहा है, उस बेचारे का नाम हमें पता नहीं है कि ये कौन कर रहा है। अब ईदी साहब चले गए, कुछ लोग जो अच्छे थे वो जाते जा रहे हैं, जो बचते जा रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अगर हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, उनके पीछे हजार बंदा चढ़ गया, तो हम लोगों को एक बड़ी मुहिम मिल जाएगी, एक अच्छाई की तरफ डायरेक्शन मिल जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि हमें हमारी कौम को ना एक पटरी पे चढ़ा दो ना, तो वो उसमें बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसे इस वक्त वो निकल चुके हैं किसी और तरफ, अगर हमने उनको इंसानियत की तरफ डाल दिया ना, तो हमारे बहुत सारे मसले सिर्फ इसी बात पे कि हम इंसान बन जाएंगे एक दूसरे के लिए। जो बच्चों को कहते हैं वो इंसान बनो,
अगर हम बड़ों को कहना शुरू कर दें वो इंसान बनो और वो इंसान बन जाए, इंसान होता क्या है, इंसान वो नहीं होता किसी अरबी को अजमी नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई रेस नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, कुछ नहीं है। इंसान एक प्यार, मोहब्बत, इज्जत, ये सब चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं है जो वो ये ना चाहता हो। अगर हम उसको वो देना शुरू कर देंगे वो आपसे क्यों लेगा कुछ और। बिल्कुल आपने सही कहा मुनीब, थैंक यू सो मच। और आई विश के जो बातें आपने कही हैं हम सभी लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर इस पे अमल करना शुरू कर दें। बहुत जबरदस्त पॉइंट मुनीब ने जो है वो ये है कि हम सब चाहते हैं हमें रिस्पेक्ट दी जाए, हमसे मोहब्बत की जाए। तो जब हम अपने लिए ये चाहते हैं, दूसरों के लिए ये चाहना शुरू कर देंगे कि हम दूसरों को भी मोहब्बत दें, रिस्पेक्ट दें, तो वाकई हम इंसान बन जाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ जो है मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप जितनी पॉजिटिविटी सोशल मीडिया पर जो हम नेगेटिविटी देखते हैं उसकी जगह पर प्रमोट करेंगे पॉजिटिविटी को, तो हमारा मुआशरा जो है ऑब्वियसली अच्छाई की तरफ जाएगा। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है आज के भाव। हमें ज्वाइन किया है फरहान यामीन ने। फरहान बताइएगा सब्जियों की कीमतें क्या हैं आज? जी बिल्कुल, आज जो सरकारी तौर पर रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक जो शहर में आलू है वो 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 95 रुपये फ़ी किलो है। और इसी तरह जो लहसुन है देसी वो 175 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। अदरक चाइना 305 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। कीड़ा देसी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 52 रुपये फ़ी किलो है। करेला 57 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। पालक 37 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। मेथी का जो आज सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 114 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। बैंगन 60 रुपये, बंद गोभी 37 रुपये फ़ी किलो, फूल गोभी 73 रुपये फ़ी किलो, सब्ज़ मिर्च जो दोम है वो 47 रुपये है, जबकि जो शिमला मिर्च है वो 64 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। घी और तोरी 83 रुपये, लीमू देसी 110 रुपये, ताम जो मार्केट में है ओपन मार्केट में ये 150 रुपये 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि भिंडी का सरकारी रेट 109 रुपये है। अरवी 93 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। मटर जो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 166 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। मूली 26 रुपये, माड़ू 57 रुपये, गाजर चाइना 62 रुपये, जबकि जो हलवा का 27 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। खरीदारों का कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक बाज़ार में कोई चीज़ मैसर नहीं है, बल्कि 20, 30 या 50 रुपये ज़्यादा ही जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो कीमतें फ़रोख्त करते हैं। जबकि सब्ज़ी फ़रोशों का कहना है कि जब जो मंडी है वो तेज़ होगी, वहाँ से सौदा महंगा और वो ख़रीदेंगे तो सस्ता कतई तौर पर बेच वो नहीं सकते हैं। तो मंडी के रेट के हिसाब से अपना ख़र्चा शामिल करके वो बाज़ार में ओपन मार्केट में जो सब्ज़ी है वो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फरहान मौजूद थे और सब्जियों की कीमतों के हवाले से बता रहे थे। नासिर सलमान साहब की भी जो गुफ्तगू थी वो भी आपने सुन ली, और अब हकीकत क्या है, मार्केट की सूरत हाल क्या है वो भी आपने जान ली है। तो जी कहा यह जाता है कि दोनों रुख दिखाएं, तो दोनों रुख आपको दिखा दिए। हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने था, लोगों की सूरत हाल भी आपके सामने। अब डिसाइड कर लें कि कितना हुकूमत लोगों की फेवर में जा रही है, कितना बेहतरी में जा रही है। हम तो वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमारे सामने हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। मीट रेट्स में आपको बता देती हूँ, आपको जेनिथ शॉप पे अगर जाएंगे बीफ पर केजी मिलेगा 633 रुपये में, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 899 रुपीज़ में। और इसी तरह मटन पर केजी 1403 रुपये, मटन मिन्स आपको मिलेगा 1649 रुपये में। और इसके बाद जी चिकन रेट क्या है वो भी जान लीजिए। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 186 रुपये में, और इसका बना हुआ गोश्त मार्केट में अवेलेबल होगा 270 रुपये में, जो कि नासिर सलमान के मुताबिक बहुत सस्ता मिल रहा है। जी तो मीट रेट्स आपने जान लिए, शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट, माल का हाल। नजर डाल लेते हैं करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो करेंसी रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी आज की रेसिपी के साथ हबीब के किचन में। ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर आपको ज्वाइन करेंगे हबीब के किचन से। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी हबीब के किचन में और हबीब के ताउन से आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका तो हम ज़रूर जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हबीब के बारे में मैं आपको बताऊंगी और तारुफ कराऊंगी हमारे शेफ जहांगीर का, जो कि ज़बरदस्त रेसिपी हमारे साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं आज की रेसिपी हमारी क्या है? मैम आज की जो हमारी रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मखनी, बट इस चिकन मखनी को हमने थोड़ा मॉडर्न किया है, जिसमें हम बनाएंगे मखनी स्कीवर्स, ठीक है, और जिसके साथ हम बनाएंगे मखनी की सॉस, सर्व करेंगे इसको पराठे के साथ। अगर आप चावलों के साथ खाना चाहते हैं इट्स अप टू यू, बट आज हमारे हबीब के किचन में हम चिकन स्कीवर्स बनाएंगे, मखनी स्कीवर और साथ में पराठा। हम चिकन स्कीवर आज बनाने जा रहे हैं, इसकी रेसिपी हमें बताएंगे जहांगीर। और जहांगीर आप रेसिपी बताइए, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जी सबसे पहले हबीब कुकिंग ऑयल, हबीब घी का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप जो है अपनी सेहत का ख्याल भी रखेंगे, क्योंकि हबीब कहता है कि दिल का मामला है, तो जब दिल का मामला होगा तो खाना भी आपका बहुत मज़ेदार बनेगा। पैन हमारा गर्म हो चुका है, हबीब बनास्पति घी भी गर्म हो चुका है। हमें चाहिए चिकन को हमने पहले से मैरिनेट किया हुआ है। उसकी मैरिनेशन में हमें चाहिए योगर्ट, चाट मसाला और तिक्का मसाला, गार्लिक और लेमन जूस, और इसको हमने इस तरह स्कीवर में फिल कर लिया है। अब हम इसको पैन में रखेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अच्छा, घी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब आप मैम किसी चीज़ को पैन सीयर्ड करते हैं, जब आप इसको कुक करते हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल लाइटली ग्रीसी करना पड़ता है पैन को, तो हमने उतना की यूज़ किया जिसमें हम अपने स्कीवर्स को कुक करेंगे। सही। मैंने थाई का पीस लिया चिकन का, उसकी वजह ये है ये जूसी रहेगा और जूसी रहने से हमें खाने में भी इसका अगर आप इसको मैरिनेशन के लिए कितना टाइम के लिए? मिनिमम 20 मिनट और मैक्सिमम आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ठीक है। अब मैंने इसको पैन में रख के ऊपर से लिड लगा दिया ताकि पैन में हम कुकिंग कर सके। दूसरे पैन में हम शुरू करेंगे अपनी सॉस के लिए फिर हम जाएंगे हबीब बनास्पति घी की तरफ। ये लेंगे 1 टेबल स्पून। और हबीब हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसकी खुसूसियात मैं आपको बताती चलूं कि हबीब कुकिंग ऑयल ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से बचाता है बल्कि बेहतरीन ऑयल भी है और आपको दिल की बीमारियों से महफूज भी रखता है। हबीब कुकिंग ऑयल डबल रिफाइंड ऑयल है जो कि इसकी क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाता है, अल्ट्रा प्योर बनाता है। इसलिए जो मज़ेदार खाना बनाते हैं उसमें ये इंतखाब करते हैं हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब घी का। जी बिल्कुल। अब हमारा पैन जो है इसमें हमने डाला है गार्लिक जिंजर का पेस्ट और हबीब बनास्पति। देन हम डालेंगे इसमें टमाटो की ग्रेवी। टमाटो की ग्रेवी इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून, जो कि हमने टमाटो प्यूरी को थोड़ा सा कुक किया है विद स्पाइस के साथ। ठीक है। इसकी जो रेसिपी है वो हमारे ऑलरेडी जो स्क्रीन है उस पर शो कर रहे हैं। आप रेसिपी भी देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स आप राइट डाउन कर सकते हैं। उसके साथ हमारी वाइट ग्रेवी रेडी है जिसमें हमने यूज़ किए हैं चारे मगज़, काजू यूज़ किए हैं, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, दूध और क्रीम में ये बनी हुई है। बड़ी रिच सी ये डिश है, रिच फ्लेवर्स के साथ। अब हम इसमें अपना वो जो वाइट ग्रेवी है वो तकरीबन 3 टेबल स्पून वो ऐड करेंगे। जी, तो अब इसमें आपने वाइट ग्रेवी ऐड कर ली है और इसको मिक्स कर रहे हैं। देन हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम का 1 टेबल स्पून इसमें ऐड होगा। 1 टेबल स्पून आप इसमें क्रीम ऐड करें। जी, इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। अब जाएंगे हमारे स्कीवर्स की तरफ। स्कीवर्स के हम साइड्स चेंज करेंगे। एक साइड पे स्कीवर्स हमारे कुक हो रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारी सॉस रेडी हो रही है। सही। इस ग्रेवी को कुक करते हुए अगर आपके पास दूध ऐड करें थोड़ा सा, अदरवाइज आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें क्रीम ऐड की। क्वांटिटी आपने कितनी रखनी है? पानी इसमें जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो सेट रह सके। सही। ये जी हमारी ऑलमोस्ट ग्रेवी रेडी हो चुकी है। हम इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे, हम थोड़ा सा सॉल्ट इसमें एडजस्ट करेंगे। अच्छा, और जहांगीर जो रेसिपी बताते हैं मुझे ज़बरदस्त उसकी चीज़ ये लगती है कि फौरी बन जाती है। वो जो हम इतना ज़्यादा टाइम किचन में लगा देते हैं चीज़ें बनाने के लिए, ये रेसिपी फौरी तौर पर तैयार हो जाती है और आपके मेहमानों को ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी है। इसमें एक चीज़, एक टिप मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊँ, जब भी आप घर में बनाएं इसको फाइनल करने के लिए ये मेरे पास कस्तूरी मेथी है जिसको मैंने पानी में पहले से डिप करके रखा है। अब हम इसको ऐड करेंगे। ये तकरीबन मैम 1 टेबल स्पून है, बट हम इसमें ½ टेबल स्पून कसूरी मेथी इसमें डालेंगे, क्योंकि इसका एक अपना अरोमा है, खुशबू है, तो बड़ी मज़े की है।
तो खुशबू अच्छी आएगी। आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल अपनी इस ग्रेवी में कर सकते हैं। अब ये बटर चिकन है, हम फाइनल करेंगे विद बटर। तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर का ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून आप इसमें बटर ऐड करेंगे और फिर अगेन आप इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने एकदम से कम कर दी। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक है। ओके। अगर मजीद हम इसको कुक करेंगे तो ये थिक हो जाएगी। थिक हो जाएगी। ओके ओके जी, हमारा चिकन स्कीवर्स भी रेडी हैं। ओके। हमारा ग्रेवी भी रेडी है। अब हम चलेंगे प्लेटिंग की तरफ। तो प्लेटिंग के लिए हमने और ये प्लेटिंग वो मरहला होता है जिसमें मैं कहती हूँ कि जी आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब तक आपकी टेबल पर खूबसूरत खाना नहीं प्रेजेंट किया जाएगा तो खाना टेस्ट में कैसा है ये तो कोई बाद में देखता है। सबसे पहले प्लेटिंग कैसी है इस चीज़ से पता चल जाता है कि खाना कैसा बना है। ओके जी, ये हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी है। अब हम आएंगे प्लेटिंग की तरफ। प्लेटिंग के लिए हम सबसे पहले ग्रेवी को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हम लेंगे ग्रेवी, इसको हम प्लेट में ऐड करेंगे। प्लेट में ऐड करके एक सूश लगाएंगे और जो हमारे स्कीवर्स हैं जो हमने कुक किए हैं हम वो लेंगे। इसको हम इस तरह प्लेट में अरेंज कर लेंगे। जी, तो अब आप इसको प्लेट में अरेंज कर रहे हैं। जी, साथ में हम सर्व कर रहे हैं पराठा। पराठे को हम काटेंगे ट्रायंगल फॉर्म में। अगर आप इसी तरह करना चाहते हैं। पराठे के अलावा ऑल्टरनेट अगर आप कुछ रखना चाह रहे हैं तो आप रोटी ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, आप रुमाली रोटी ले सकते हैं। कुछ लोग जो राइस लवर हैं वो राइस ले सकते हैं। ये अब हम इसको पराठे के साथ अरेंज करेंगे। अब फाइनल करेंगे विद ग्रेवी। हमारी ग्रेवी ऑलरेडी रेडी। प्लेट पे आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त लुक आ रही है और इसको आप फाइनल करने जा रहे हैं। ग्रेवी की कोटिंग ऊपर की जा रही है। ये हमारी ग्रेवी प्लेट में सेट होगी। सही। अब है फाइनल टच, क्योंकि नट्स हैं, रिच है, मुगलाई है, तो हम इसको फाइनल करेंगे विद रोस्टेड कैशूनट, रोस्टेड किशमिश, मतलब जो पहले से हमने तैयार पहले से पिस्ता इस पे जाएगा रोस्टेड हुआ, और विद लेमन, बिकॉज पाकिस्तानी थोड़ा हम टच देते हैं मुगलाई में। साथ में इसमें चिलीज हैं, हम ग्रीन चिलीज इस पे सेट करेंगे। साथ में जिंजर है जुलियन कटा हुआ, वो अरेंज करेंगे। और एंड पे हम लोग उसको धनिए के साथ और बड़ी खूबसूरत सी एक पनीर की स्टेम्प लेके जो ऊपर वाला बेबी लीव जिसको हम बोलते हैं वो हम इसके साथ यूं करके सेट कर देंगे। सही। तो ये हमारी फाइनल रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी लग रही है। और जिस तरह से क्विकली जहांगीर ने तैयार की है, जहांगीर आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये बहुत ही कम वक्त में आपने ज़बरदस्ती रेसिपी बना ली है। तो मैं चाहूँगी इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से हमारे नाजरीन को बता दें ताकि जो ट्राई करना चाह रहे हैं कुछ मिस हो गया है तो आप उसको राइट डाउन कर लें। बिल्कुल। सबसे पहले हम चलेंगे मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन आपके ऑलरेडी टीवी स्क्रीन पे चल रही है। मैरिनेशन में हमने यूज़ किया है योगर्ट, टिक्का मसाला, गार्लिक, लेमन जूस और चाट मसाला और चिली पाउडर अगर ज़रूरत है, अगर आप स्पाइस करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ ग्रेवी की तरफ चलते हैं। इसकी 2 ग्रेवियाँ, एक टोमेटो ग्रेवी है जिसको हमने गरम मसाले मिक्स ऐड किए हैं और थोड़ा सा स्पाइस, चिली पाउडर, क्रश चिली, सॉल्ट और थोड़ी सी टर्मेरिक हल्दी ऐड करके हमने उसको कुक करके ब्लेंड कर लिया। अच्छा जहांगीर मुझे बताएगा ग्रेवीज हम अपने फ्रिज में बना के भी रख सकते हैं? जी बिल्कुल। जो टोमेटो बेस है मैम, इससे मॉइस्चर्ड वेजिटेबल, तो इसकी लाइफ कम हो जाती है। अगर ये किसी चीज में भी जाए तो लाइफ कम हो जाती है। तो ये अगर आप इसको 1 से 2 दिन में इस्तेमाल करें इट्स वेरी गुड। अगर आप फ्रीज करके इसको रीयूज करेंगे तो उसके एक जो ओरिजिनलिटी है वो और खाने का टेस्ट भी आपका कॉम्प्रोमाइज होगा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद दूसरी व्हाइट ग्रेवी है जिसमें हमने चारों मगज यूज किए हैं, काजू यूज किया है, बादाम ऐड किए हैं। उसके अलावा हमने इसके अंदर अनियन, गार्लिक, प्याज, लहसुन, अदरक और उसके बाद इसको दूध के अंदर बॉईल किया स्लो हीट पे। बॉईल करने के बाद थोड़े से हमने गरम मसाले, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, 2-3 पीस काली मिर्च के और सॉल्ट डाल के उबालने के बाद इसको ब्लेंड किया वाइट ग्रेवी। इन दोनों ग्रेवियों को आपके सामने गार्लिक के साथ मैंने सोटे किया, फ्लेवर को बैलेंस किया, फाइनल किया विद कसूरी मेथी। और जब वो फाइनल होगी उसके बाद हमने आपके सामने बड़ी खूबसूरत सी प्लेटिंग का अरेंजमेंट किया और उसके ऊपर फाइनल जो है नट्स के साथ हमने इसको कंप्लीट कर दिया, सर्व किया विद पराठा। अब नाजरीन पे डिपेंड करता है वो हमें कितना और किस तरह का फीडबैक और रिव्यूज देते हैं। बिल्कुल। और इसके टेस्ट से तो लग रहा है कि बहुत अच्छा इसका फीडबैक आने वाला है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। जहांगीर मुझे ये बताइएगा, आपने नट्स वगैरह जो पहले
तैयार करके रखे हैं, इससे भी क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है? हम ये इसको करके रख सकते हैं? नट्स का कोई इशू नहीं है, क्योंकि नट्स को पहले ये जब पड़े रहते हैं, फ्रेश होती हैं, तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है। आप इनको ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑयल के अंदर इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया है। आप इसको ओवन के अंदर भी ट्रे में सेट करके, बड़े खूबसूरत और बड़े क्रंची होने चाहिए, क्योंकि जब ये आप खाएंगे डिश राइस के साथ या रोटी के साथ या पराठे के साथ, तो आपकी बाइट में जब वो क्रंच आएगा, पिस्ताचो आएगा, वो बहुत मजे का लगता है। सही, एक और चीज, आपने रेसिपी बहुत जल्दी तैयार कर ली। ऑब्वियसली अगर ये मैं बनाऊंगी तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगना है। अब वो लोग जो कि जल्दी खाना बनाना चाहते हैं, उनके साथ कोई टिप शेयर करना चाहिए? जी बिल्कुल, नाजरीन से ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे घरों में ये हम मिस्टेक कर जाते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं या आप क्विक खाना बनाना चाहते हैं, यू शुड प्रिपेयर योर मीज़न प्लस। आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करें, चीज़ों को मैरिनेट करें, हर चीज़ कटिंग करके रखें। आपको सिर्फ, क्योंकि प्रोटीन मीट की बात करते हैं, यही टाइम टेकिंग होता है। तो अब आपके सामने मैंने इन चिकन स्कीवर्स को कुक किया है, उसकी वजह यही है मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा था, पैन को गर्म करके रखा था, ताकि इन शॉर्ट टाइम हमें अच्छी से अच्छी चीज़ को प्रिपेयर कर सके, पका सके। बट एक चीज़ का ख्याल रखना, अक्सर हम ओवर कुक कर जाते हैं चीज़ों को। जैसे पुलाव की अगर हम चिकन की बात करें तो सीने का पीस होता है, वो अक्सर नहीं खाया जाता। उसकी वजह यही है कि उसका शदीद ड्राई हो जाता है। तो मैंने इसमें इसीलिए ब्रेस्ट पीस की जगह थाई पीस को जो है वो यूज किया, ताकि मॉइस्चर बरकरार रहे, सॉफ्ट रहे और खाने में अच्छी लगे। सही, तो हमारी ये रेसिपी मुकम्मल तैयार हो चुकी है और इसके साथ साथ आपको टिप्स भी जो हैं वो जहांगीर ने दे दी हैं। ये देखने में तो बहुत मजेदार लग रही है, लेकिन जब इस्तेमाल किया जाता है हबीब कुकिंग ऑयल का, तो हमारी रेसिपी और ज्यादा बेहतर हो जाती है। हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल अब हम क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हबीब कुकिंग ऑयल ये कहता है कि ये दिल का मामला है और हर तरह से आपकी सेहत का ख्याल भी रखा जाता है। हबीब कुकिंग ऑयल जो है वो कोलेस्ट्रॉल से पाक है, दिल की सेहत का ख्याल रखता है और रोजमर्रा रूटीन के मुताबिक ये बनाया गया है। साथ ही साथ बेहतरीन क्वालिटी का ब्लेंडेड ऑयल है, जो कि आपकी सेहत का ख्याल भी रखता है। सेहत का ख्याल भी हमने आपकी रखा, जबरदस्त रेसिपी भी आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच जहांगीर। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर हम मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।